नमस्कार। डाइट शुरू के इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हमारे साथ प्रशिक्षण देंगे श्री दिनेश चोटिया, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नुआ में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। वे हमें सुरक्षित इंटरनेट उपयोग एवं साइबर एथिक्स के संदर्भ में महत्वपूर्ण साइबर सेफ्टी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के आज के प्रशिक्षण की शुरुआत करते हैं। साइबर सुरक्षा, पहचान की चोरी की धारणा और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। दोस्तों, हमारी जो डिजिटल पहचान है वो किस तरह से परिभाषित है, हम ये देखते हैं कि उसमें जन्म तिथि, उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड जो आपने सेव कर रखे हैं वो पासवर्ड, प्रमाणीकरण मतलब जो ऑथेंटिकेटर आप यूज करते हैं वो, सोशल मीडिया के जो क्रेडेंशियल्स हैं जो हमारे क्रोम हिस्ट्री में सेव रहते हैं वो, ब्राउजर की जो हिस्ट्री है उसके द्वारा, आधार कार्ड, एटीएम और पैन कार्ड के जो नंबर है उसके द्वारा भी आपकी डिजिटल पहचान है वो परिभाषित की जा सकती है। पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी और जो आपकी परचेजिंग हिस्ट्री है मतलब खरीदारी इतिहास, उसके द्वारा भी आपकी पहचान को परिभाषित किया जा सकता है। और आपकी जो वित्तीय पहचान है जैसे यूपीआई आईडी या आपका एक नंबर जिससे कोई पेमेंट किया जा सकता है। देखिए, क्या 10 तरीके हैं जिनसे अकाउंट हैक होने की संभावना रहती है। अकाउंट और ईमेल आईडी, इसकी मदद से आपका अकाउंट हैक किया जा सकता है। फिशिंग लिंक, ऐसे कुछ लिंक जो आपको भेजे जाते हैं जिन पर क्लिक करने से या तो मालवेयर इंस्टॉल कर लिया जाता है या कोई डिटेल आपसे फिल करवाई जाती है। इस तरह से आपका अकाउंट या आपका जो मोबाइल है वो हैक किया जा सकता है। डेटाबेस एक्सेस करने से हैकिंग की जा सकती है। कुछ प्रोग्रामर किसी वेबसाइट जहां आपने डेटा डाल रखा है उसका डेटाबेस एक्सेस करके आपकी डिटेल चुरा सकता है। पुअर पासवर्ड, जो आप पासवर्ड यूज करते हैं कहीं लॉगिन करने के लिए या आपकी सोशल मीडिया के लिए, वो पासवर्ड पुअर नहीं होना चाहिए। अगर वो पुअर है तो उसके द्वारा भी आपका फोन या आपकी सोशल मीडिया हैक की जा सकती है। कुकीज या कैश हैकिंग, कुछ फाइल होती है या कुछ वेबसाइट्स है जो कुकीज सेव करती है, या हैश जो प्रोग्राम है या हैश जो मेमोरी है वहां पे जो आपकी जो पर्सनल डिटेल सेव है उसको एक्सेस करके आपको हैक किया जा सकता है। पर्सनल डिटेल पोस्ट करने से हैकिंग, आपने सोशल मीडिया पर आपने जो डिजिटल फुटप्रिंट्स डाल रखे हैं उनके द्वारा आपकी पहचान चुराई जाती है, उसके बाद आपको हैक किया जाता है या ट्रैप में फंसाया जाता है। सिक्योरिटी सेटिंग ना होने से आपको हैक कर सकते हैं। आपके फोन की सिक्योरिटी सेटिंग बहुत हाई होनी चाहिए। इमेज की मदद से, मतलब इमेज वो जो मेटा डेटा होता है, जैसे वो इमेज कहाँ क्लिक की गई, उसकी लोकेशन कब क्लिक की गई, इसके द्वारा भी आपको ट्रैप में फंसाया जा सकता है। ओटीपी शेयर करने से, ये तो जग जाहिर है जो आजकल चलता है कि ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए। उस ओटीपी के शेयर करने से आपके अराउंड जो एक माहौल बनाया जाता है और आपको ट्रैप में फंसाया जा सकता है। पब्लिक वाईफाई को यूज करने से भी आपको हैक किया जा सकता है। ये आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से पब्लिक वाईफाई से हमें हैक किया जा सकता है। देखिए, कैसे जाने कि आपका अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है। आपका अगर सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ है तो हो सकता है किसी फ्रेंड्स को ब्लॉक कर दिया गया हो, या किसी फ्रेंड को अनफ्रेंड कर दिया गया हो, या किसी ऐसे अकाउंट को जिसको आपने फॉलो नहीं कर रखा उसको फॉलो कर लिया गया, या किसी ऐसे अकाउंट को जिसको आपने फॉलो कर रखा है उसको अनफॉलो कर दिया गया हो। तो इस तरह से पता लग सकता है कि शायद हमारा अकाउंट हैक हो गया है। ऐसे पोस्ट का नजर आना जो आपने की ही ना हो, ऐसी कोई पोस्ट जो आपने कभी नहीं की और आपको अभी आपके प्रोफाइल में शो हो रही है, तो हो सकता है आपका अकाउंट जो है वो हैक हो गया है। जानकारी के बिना किसी मैसेज का चले जाना, जैसे कि आपने किसी और अकाउंट को अपने अकाउंट से मैसेज नहीं किया पर आपको वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट पर मैसेज गया है, तो हो सकता है शायद आपका अकाउंट हैक हो गया है। लॉगिन नहीं कर पा रहे हो आप अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कहीं लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है। कोई नए गेम से या किसी ऐसे अकाउंट के आपके पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं जिसको कभी आपने फॉलो नहीं किया, तो हो सकता है आपका अकाउंट हैक हो चुका है। आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी करना, लोगों की पहचान का गलत इस्तेमाल करना, किसी की पहचान उसकी अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त कर लेना, यह आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। इसमें फ्रॉडस्टर या ठग आपकी किसी पहचान का यूज करके आपको ट्रैप में फंसाता है और आपका या तो पैसों के थ्रू या आपकी कोई क्रेडेंशियल जानकारी को यूज करके आपको नुकसान पहुंचाता है। देखिए, कितने तरह की जो होती है आइडेंटिटी थेफ्ट। क्रेडिट कार्ड की चोरी,
बाल पहचान की चोरी, सिंथेटिक पहचान की चोरी, इस तरह से टैक्स पेयर की चोरी और बैंक अकाउंट्स की चोरी भी आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आती है। क्रेडिट कार्ड का सक्रिय धोखाधड़ी किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से अंजाम देते हैं धोखाधड़ी, या जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं या जो फ्रॉडस्टर है, इसको वो हम नजर में देखते हैं। हेलो मिस्टर राजू, मैं XYZ बैंक से बोल रहा हूँ। नए क्रेडिट कार्ड के लिए बधाई हो सर। हाँ, धन्यवाद। मुझे कार्ड मिल गया है। हमारे बैंक की पॉलिसी के अनुसार मैंने आपको इस कॉल के जरिए क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए कॉल किया है। ओके, आपको अपने कार्ड का वेरिफिकेशन करवाना होगा, जिसके बाद आपको एक एक्टिवेशन कोड प्राप्त होगा। कोड दर्ज करने पर आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, प्लीज मेरा कार्ड एक्टिवेट कीजिए। आपका नाम राजू देश पांडे है और आप लोअर परेल मुंबई में रहते हैं। बिल्कुल सही। आपका कार्ड नंबर 45 से शुरू होता है। कृपया नंबर कंफर्म करें। जरूर। नंबर है 4500। कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। कृपया कार्ड की एक्सपायरी डेट और कार्ड के पीछे वेरिफिकेशन वैल्यू यानी CVV नंबर कंफर्म करें। जी, एक्सपायरी डेट है 0125 और 111 ये CVV नंबर है। कंफर्मेशन के लिए धन्यवाद सर। फाइनल एक्टिवेशन के लिए आपको एक SMS मिला होगा। कृपया अपने फोन पर प्राप्त कोड को बताइए। जी, कोड है 123456। कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। आपका कार्ड अब शुरू हो गया है। आपको अगले 1 घंटे के भीतर इस बारे में एक SMS प्राप्त होगा। आपका दिन शुभ हो। ओ, मेरे साथ धोखा हो गया। काश। देखा किस तरह से क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपसे ली जाती है और आपके पैसे निकाल लिए जाते हैं। देखिए, जब ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए तो आगे के लेन देन को रोकने के लिए कार्ड या खाता या यूपीआई सेवा को ब्लॉक करना होगा। उसके लिए आप तुरंत अपने बैंक को कॉल करें, उनसे कांटेक्ट करें और ये बोले कि मेरे अकाउंट से जिस अकाउंट में पैसा गया है उसको फ्रीज किया जाए, उसको ब्लॉक किया जाए। घटना की रिपोर्ट तुरंत 1930 पर कॉल करके या cybercrime.gov.in पर, यह एक पोर्टल है, यहाँ पर आप अपना जो केस है वो दर्ज करवा सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे अकाउंट से जिस अकाउंट में पैसा गया है कृपया उसको फ्रीज करवा दिया जाए। क्रेडिट कार्ड को अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करके भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने कार्ड का विवरण और ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, ना ही कोई भी क्रेडेंशियल डिटेल आपसे लेता है। क्रेडिट कार्ड का एक्टिवेशन किसी भी अनजान कॉल को, जो आपके पास अनजान कॉल आई है, उस पर भरोसा करके उसको अपनी डिटेल्स ना दें। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जिसमें ऐसा है कि जो आपके पास एसएमएस आता है जिसमें ओटीपी या अलग अलग डिटेल्स आपके एसएमएस के थ्रू आती है और जो फ्रॉडस्टर है आपसे पूछता है, इसमें सभी एसएमएस के बाद में एक अल्फाबेट लिखा होता है जिसमें GPS और T लिखा होता है। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट। यह मैसेज किसी सरकारी विभाग या सेवा द्वारा भेजा जाता है। उदाहरण के लिए सरकारी योजनाएं, आधार, पेंशन या मतदान से संबंधित सूचनाएं उस मैसेज से आती है जिसके एंड में जी लिखा होता है। आप साइड में लगे एक मोबाइल पर जो एसएमएस दिखाए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं किसी एसएमएस के एंड में लिखा होता है पी। यह प्रमोशनल यानी विज्ञापन वाले मैसेज होते हैं। उदाहरण के लिए ऑफर, डिस्काउंट, सेल, मार्केटिंग जैसे एसएमएस ऐसे किसी एसएमएस के थ्रू आता है जिसके एंड में पी लिखा होता है। कुछ ऐसे एसएमएस हैं जिसमें एस लिखा होता है। ऐसे एसएमएस जिसमें एस लिखा होता है ये किसी सरकारी सेवा, कंपनी से जुड़े इंफॉर्मेशनल मैसेज होते हैं। उदाहरण के लिए बैंक अलर्ट, ओटीपी, ऑर्डर अपडेट, टिकट पैकेज डिलीवरी आदि। कुछ एसएमएस ऐसे होते हैं जिसके एंड में टी लिखा होता है। ये सुरक्षित और जरूरी ट्रांजैक्शनल मैसेज होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बैंक ओटीपी, यूपीआई अलर्ट, केवाईसी अपडेट आदि। देखिए, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करके फ्रॉडस्टर आपसे किस तरह से धोखाधड़ी करता है उसको हम समझते हैं। उसके लिए इस वीडियो को देखते हैं।
सर आपका टोटल बिल हुआ 12,000 रुपए। आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगे, कार्ड या कैश? मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा। नेटवर्क इशू की वजह से मेरा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। आप कोई और रास्ता बता सकते हो? सर अगर आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा तो आप फ्री वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट हो गया है, आप चेक कर लीजिए। हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद। हाँ, ये सारे ट्रांजैक्शंस तो मैंने किए ही नहीं। मेरे खाते से पैसे कट गए जबकि मैंने कुछ खरीदा ही नहीं। पापा, आपने आखिरी बार कहाँ और कैसे खरीदारी की थी? शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते वक्त मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था। मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, इसलिए फ्री पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करके पेमेंट कर दिया। पापा, लेन देन के लिए फ्री वाईफाई का इस्तेमाल सेफ नहीं है, इससे बचना चाहिए। हैकर्स इस वाईफाई के जरिए लोगों का डेटा पता करके उनका इस्तेमाल इल्लीगल कामों के लिए करते हैं। बेटा, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। जब आपने लेन देन के लिए फ्री वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल किया तो कुछ हैकर आपके निजी डेटा तक पहुंच गए और उन्होंने आपके बैंक खाते से अनाधिकृत वित्तीय लेन देन को अंजाम दिया। इस देखा किस तरह से सार्वजनिक वाईफाई या पब्लिक वाईफाई का आपको उपयोग करवाकर फ्रॉडस्टर या तो धोखेबाज लोग होते हैं, वो आपकी क्रेडेंशियल या इंफॉर्मेशन अपने पास ले लेते हैं और आपके खाते से पेमेंट कर देते हैं। इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। हमेशा सुरक्षित वाईफाई या नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करना चाहिए और cybercrime.gov.in पर पोर्टल पर रिपोर्ट करवानी चाहिए। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खासकर जो वित्तीय लेन देन करते समय हमें फ्री वाईफाई मिल रहा है तो उसका उपयोग ना करें। ये जांच लें कि पेमेंट करते टाइम हमारा मोबाइल किसी फ्री वाईफाई से तो नहीं कनेक्ट। ऐसे लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस को हैक करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि बिना किसी सुरक्षा और सार्वजनिक वाईफाई कनेक्शन पर हैकर्स आपकी ईमेल पढ़ सकता है, पासवर्ड या अन्य क्रेडेंशियल चुरा सकता है और आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। देखिए, मैं आपको 2 वेबसाइट्स के बारे में बता रहा हूं, जिसमें से एक वेबसाइट है हैव आई बीन पॉन्ड और दूसरी वेबसाइट है वायरस टोटल। हैव आई बीन पॉन्ड एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपकी ईमेल के द्वारा जो डेटा ब्रीच आपका हुआ है और इंटरनेट पे आपकी जानकारी पड़ी है उसकी जांच आप हैव आई बीन पॉन्ड वेबसाइट से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हैव आई बीन पॉन्ड वेबसाइट पे जाना है, वहां पे अपनी जीमेल आईडी डालनी है। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो वेबसाइट है या आपकी जो जीमेल आईडी है उससे कितना डाटा ब्रीच हुआ है। दूसरी वेबसाइट है वायरस टोटल। वायरस टोटल एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आपको यह पता कर सकते हैं कि किसी फाइल के साथ या लिंक के साथ कोई मालवेयर अटैच तो नहीं, क्योंकि वो फाइल आप यूज करेंगे तो मालवेयर आपके फोन में आ जाएगा या आपकी डिवाइस में आ जाएगा, या कोई लिंक है जिसपे क्लिक करने से मालवेयर आपके फोन में या डिवाइस में इंसर्ट हो सकता है। उसका पता हम वायरस टोटल वेबसाइट से लगा सकते हैं। सबसे पहले आप वायरस टोटल वेबसाइट पे जाइए। उस पे जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक ऑप्शन है फाइल और दूसरा ऑप्शन है लिंक या यूआरएल। आप अपनी जो फाइल है या किसी के थ्रू आई हुई फाइल उस पर अपलोड करके ये पता कर सकते हैं कि उसके साथ कोई मालवेयर अटैच तो नहीं, या यूआरएल सेक्शन में आप किसी भी यूआरएल को डाल के ये पता कर सकते हैं कि इस यूआरएल पर क्लिक करने से कोई मालवेयर मेरे डिवाइस में इंसर्ट तो नहीं होगा। इसी तरह से चीजें हम बाकी और दिखाते हैं आपको कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है उससे धोखाधड़ी किस तरह से होती है। इसका एक बार प्रमाण आप देखिए। वाह, 50% डिस्काउंट। हेलो, मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, मुझे स्मार्टफोन में इंटरेस्ट है। सर, हमारी वेबसाइट में इंटरेस्ट दिखाने के लिए धन्यवाद। हमारी कंपनी सीधे मैन्युफैक्चरर से फोन लेती है, इसलिए आपको हमारी वेबसाइट पर सबसे अच्छी कीमत मिलती है। ओह, फिर तो मैं V20 मॉडल का फोन खरीदना चाहूंगा। सर, मैं चाहूंगा कि आप इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन S20 FE को देखें। ये बाजार में सबसे अच्छा स्मार्टफोन है। अरे वाह, और ये फोन कितने का है? सर, इस स्मार्टफोन का मार्केट प्राइस 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन हम इसे सिर्फ 50,000 रुपए में बेच रहे हैं। साथ ही आपको 25,000 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं सोच कर बताता हूँ।
सर ये ऑफर सिर्फ अगले 50 मिनट के लिए वैलिड है और स्टॉक में कुछ ही फोन बचे हैं। मेरी मानिए तो अभी पेमेंट कीजिए और तुरंत ऑर्डर दे दीजिए। 50,000 रुपए का फोन मेरे बजट के बाहर है, पर इस कैशबैक ऑफर के हिसाब से तो मैं खरीद ही सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। ये हुई ना बात सर। मैं अभी आपको एक लिंक भेजता हूँ, जितना जल्दी हो सके उस पर पेमेंट कर दीजिए। अभी तक फोन नहीं मिला, जरा कॉल करके देखता हूँ। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे साथ धोखा। देखा किस तरह से फ्रॉडस्टर जो यूजर है उसको जल्दीबाजी करने की बार बार कोशिश करता है कि जल्दी से आप पेमेंट कर दीजिए, जल्दी जल्दी काम कीजिए ताकि आपको ये ऑफर मिल जाए, क्योंकि बाद में ऐसा कुछ करेंगे तो बैंक ब्लॉक कर देगा या ये ऑफर निकल जाएगा। इस तरह की घटनाएं हमारे साथ की जाती है। देखिए, ऑनलाइन जो इस तरह के काम होते हैं, जो क्यों होते हैं, क्योंकि हम अनजान वेबसाइट्स पे जो ट्रस्ट कर लेते हैं। अनजान वेबसाइट से कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। कभी भी अज्ञात साइट पर अग्रिम भुगतान या पहले से जो भुगतान है प्री भुगतान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेमेंट किए जाने के बाद सामान मिलने की जो संभावना है वो एकदम शून्य हो जाती है। हमेशा सुरक्षित वेबसाइट से खरीदारी करें। वेबसाइट चेकआउट ब्राउजर में एक छोटा सा लॉक दिया होता है जिसके आगे लिखा होता है HTTPS। यह दर्शाता है कि लेन देन सुरक्षित है या नहीं। अगर ऐसा कोई हमारे साथ फ्रॉड हुआ है तो एज यूजुअल हमें 1930 पर कॉल करके या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करके इसकी सूचना जरूर देनी चाहिए। इसके बाद एक बहुत ही जो प्रमोशनल मैसेज है, घर से काम करने का घोटाला, कैसे हमें घर से वर्क फ्रॉम होम काम करने का कह के हमारे साथ फ्रॉड किया जाता है, उसको एक बार देखते हैं। ऑफर तो बढ़िया है, चलो रजिस्टर करते हैं। सर, हमारी एजेंसी के साथ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए धन्यवाद। हमने आपकी सीवी को देखा है और आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए चुना है। आपको अपना पैन कार्ड सबमिट करना होगा और कंपनी पॉलिसी के हिसाब से कुछ फॉर्म भरने होंगे और कुछ दस्तावेजों पर सिग्नेचर करने होंगे। ठीक है, मैं फॉर्म्स भरकर अपने पैन कार्ड की डिटेल्स और एड्रेस प्रूफ भेज दूंगा। आप कल से काम करना शुरू कर सकते हैं। आपको अपना काम workfromhome.com पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ये रही आपकी आईडी और पासवर्ड। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 10,000 रुपए जमा करवाने होंगे। हो, हमने आपके पूरे किए गए कामों में कुछ ऐसी गलतियां देखी हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको हमारे बीच हुए एग्रीमेंट के हिसाब से 1 लाख रुपए का मुआवजा चुकाना होगा। क्या 1 लाख रुपए का मुआवजा? राजू जी, पैसे चुकाइए या सीधे कोर्ट में मिलिए। अरे नहीं। मिस्टर राजू, आप पर धोखाधड़ी का केस हो सकता है। ओ नहीं, मेरे साथ धोखा हो गया। मुझे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए था और ऑनलाइन अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। सतर्क रहे न। देखा किस तरह से घर पर काम करने का लालच देख के हमें लूटा जाता है। इसमें छोटे यूआरएल, अज्ञात सोर्स से गूगल फॉर्म पर मांगी गई जानकारी कभी भी हमें साझा नहीं करनी चाहिए। ईमेल, एसएमएस या पोर्टल में वर्तनी या व्याकरण संबंधी गलतियों की जांच करें ताकि हमें ये जानकारी हो कि ये जो एसएमएस हमें मिला है वो कहीं फ्रॉडस्टर या ठग ने तो हमें नहीं भेजा। व्यक्तिगत जानकारी मांगने वाले लिंक या फॉर्म से सावधान रहें। ऑफर की वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए हमेशा ईमेल हेडर की जांच करें और किसी भी अनजान लोगों को ईमेल के माध्यम से संवेदनशील व्यक्तिगत या मालिकाना जानकारी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपकी सोशल मीडिया के क्रेडेंशियल्स ना भेजें। किसी दस्तावेज का पूरा लेख या नियम और कायदे जो है सावधानी से पढ़े बिना हस्ताक्षर या साइन ना करें। नौकरी पाने के लिए कभी भी भुगतान नहीं किया जाता, क्योंकि जो वास्तविक कंपनियां होती है कभी भी पहले जॉब देने के लिए पैसे नहीं मांगती है। देखिए, एक टूल, जो ऐसा टूल है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिससे आपके पास जो यूआरएल आता है, शॉर्ट टर्म यूआरएल, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि ये पता लग जाए कि यूआरएल कहाँ रिडायरेक्ट हो रहा है। आपको एक ट्रिक के थ्रू मैं बताता हूं कि सबसे पहले आपके पास जो भी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के थ्रू जो यूआरएल आपको मिला है, आपको उस पर थोड़ा शक है तो उसको कॉपी कीजिए, उसको अपने ब्राउजर में जाइए और ब्राउजर में उसको पेस्ट करने के बाद उसके एंड में प्लस साइन ऐड कर दीजिए। देन जैसे ही आप उसको एंटर करेंगे, आपको पूरा वो बता देगा कि यह जो यूआरएल आपने दिया है
यह कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये यूआरएल कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है। ये अगर हमारे लिए घातक है, हमारे फोन को हैक कर सकता है, तो उससे बचना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि एक्सपेंड यूआरएल जो है वो है, जो ये प्लस साइन ऐड कर रहे हैं वो एक ट्रिक है। दोनों को आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही आपके लिए बहुत आवश्यक है। अभी देखिए, हम आगे चलते हैं। बहुत ही रोचक और बहुत ही आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी, वो किस तरह से वर्क करती है उसका मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। रमेश मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। कैसे हो रमेश? अब तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? राजू भाई, वो तो एकदम ठीक है, छुट्टी मनाने गए हैं। हाँ, मजाक मत करो यार। कल तुमने ईमेल में तो कहा था कि तुम्हारे पिताजी बीमार है और तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो मैंने 10,000 रुपए भेज दिए थे। ये देखो तुम्हारी ईमेल आईडी ramesh.bora@email.com। पर मेरी ईमेल आईडी तो ramesh.bora@email.com है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। ओह, काश मैंने पैसे भेजने से पहले रमेश को कॉल कर लिया होता। तो आपने देखा कि ईमेल से होने वाले फ्रॉड किस तरह से वर्क करते हैं। कभी भी हमें ऐसी कोई ईमेल प्राप्त हो तो उसके आधार पर कोई भुगतान हमें नहीं करना चाहिए। पहले व्यक्ति और इस ईमेल आईडी की जांच कर लेनी चाहिए। किसी भी ईमेल या समान दिखने वाली ईमेल आईडी से अनुरोध मिलने पर भुगतान कभी नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक मेथड और है जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जिसमें क्यूआर कोड भेजकर आपके साथ स्कैम किया जाता है। वो किस तरह से वर्क करता है एक बार देख, फिर मैं आपको एक दो टूल्स बताऊंगा जो आप यूज कर सकते हैं। सर, मैंने ऑनलाइन पर आपका ऐड देखा है। आप अपनी कार बेचना चाहते हैं, मैं उसे खरीदना चाहूंगा। जानकर खुशी हुई। कार अच्छी कंडीशन में है। मैं नई कार खरीद रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए इसे बेच रहा हूँ, पर दाम फिक्स्ड है। सर, आप चिंता मत कीजिए। मैं XYZ बैंक में अधिकारी हूँ और इसी महीने रिटायर हो रहा हूँ। मेरा बेटा इसी कार को खरीदना चाहता है। अरे वाह, वैसे आप खरीदने से पहले कार को चेक तो करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, हम आपकी कार चेक करना चाहेंगे, पर उससे पहले मैं आपको टोकन अमाउंट भेज देता हूँ ताकि आप कार किसी और को न बेच दें। मैं आपको अपनी बैंक डिटेल्स SMS कर देता हूँ। आप 10,000 रुपए NEFT या ऑनलाइन ट्रांसफर से भेज सकते हैं। मुझे आपकी डिटेल्स मिल गई हैं। मैं अभी पैसे भेजता हूँ। थैंक यू। मैं पिछले 10 मिनट से पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको मोबाइल फोन से एक QR कोड भेज रहा हूँ, उसे स्कैन कीजिए ताकि मैं आपको पैसे भेज सकूं। मैंने QR कोड स्कैन कर लिया है, लेकिन ये आगे बढ़ने के लिए मुझसे मेरी UPI पिन मांग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। पैसे पाने के लिए आपको अपना पिन एंटर करना पड़ेगा। मेरे साथ धोखा हो गया। जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि कैसे क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके फ्रॉडस्टर आपके पैसे निकलवा लेता है, और किसी लिंक को भेजकर या किसी फिशिंग लिंक को आपके थ्रू ईमेल के द्वारा भेजकर भी आपके पैसे निकलवाए जा सकते हैं। क्यूआर कोड का इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए कि कहीं ये फेक क्यूआर कोड तो नहीं। धोखाधड़ी वाले लेन देन की सूचना तुरंत आपको बैंक में करनी चाहिए, ताकि बैंक उस अकाउंट को फ्रीज करके या ब्लॉक करके आपके पैसे को बचाया जा सके। किसी अन्य व्यक्ति से पैसे प्राप्त करने के लिए अपना यूपीआई पिन कभी नहीं डालें। यूपीआई पिन केवल पैसे भेजने के लिए आवश्यक है, प्राप्त करने के लिए सेम क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पैसा भेज सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सतर्क रहे कि क्यूआर कोड से हम पैसा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐप है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, इसको बोलते हैं मोबी आर्मर। मोबी आर्मर एक ऐसा ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऐसा लोगो होगा, उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी जीमेल आईडी से इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं, मेरे मोबाइल में एक एप्लीकेशन है। इसको खोलने के बाद ऐसी कोई स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें
स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन है, वाईफाई सिक्योरिटी का ऑप्शन है, स्कैन वेबसाइट का ऑप्शन है, ओटीपी सिक्योरिटी का ऑप्शन है, डेटा ब्रीच सिक्योरिटी का ऑप्शन है, ऐप परमिशन का ऑप्शन है। इसमें ये मुख्य 6 ऑप्शंस है जिनका यूज करके आप फ्रॉडस्टर से बच सकते हैं, क्योंकि जैसे ही किसी ने आपको क्यूआर कोड भेजा, आप स्कैन क्यूआर कोड का यूज करके ये पता कर सकते हैं कि यह क्यूआर कोड कहीं फेक तो नहीं। वाईफाई सिक्योरिटी, जैसा कि हमने पहले देखा कि पब्लिक वाईफाई का यूज करके लोग कैसे फ्रॉड कर लेते हैं, तो उससे बचने के लिए आप वाईफाई सिक्योरिटी का यूज करके वाईफाई का पता कर सकते हैं कहीं ये वाईफाई डेटा ब्रीच तो नहीं कर लेगा। तीसरा, स्कैन वेबसाइट, जैसे आपको कोई फिशिंग लिंक भेजता है तो उस वेबसाइट को यहाँ स्कैन करके आप यह पता कर सकते हैं कहीं यह वेबसाइट मेरा पैसा तो नहीं ले जाएगी। तीसरा, ओटीपी सिक्योरिटी को भी आप ओटीपी स्कैन करने के लिए पता कर सकते हैं। डेटा ब्रीच सिक्योरिटी, आपका डेटा किसी एप्लीकेशन से ब्रीच तो नहीं हो रहा, यह चीज डेटा ब्रीच सिक्योरिटी आपको बता देगी। ऐप परमिशंस, कुछ ऐप आपकी ऐसी परमिशंस को एक्सेस करती है जो आपके जो डेटा है या आपका जो पैसा है वो निकालने के लिए हैकर्स या जो फ्रॉडस्टर है उस तक जानकारी पहुंचा देती है। यह आपको ऐप परमिशन के थ्रू पता लग जाएगा कौन सी ऐप की परमिशन हार्मफुल है, उसको आप ऑफ कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से फिशिंग लिंक के माध्यम से धोखाधड़ी जो फ्रॉडस्टर है वो करता है। उसकी एक वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद में समझेंगे। Oh, all my money will be blocked. Let me update my KYC immediately. Hello? Hello, sir. I'm calling from XYZ Bank. Are you having issues in updating your KYC details? Yes, the link is not working. Maybe the website load is high. I will update your details manually. Kindly share your username, password, and OTP. Yes, sir. Your KYC details are updated successfully. Thank you. Huh? All lines are busy. Please hold. I can't believe it. I have been cheated. देखा किस तरह से हमें जब भी किसी अज्ञात सोर्स से केवाईसी अपडेट करने के लिए कॉल, लिंक या एसएमएस प्राप्त हो तो हमेशा अपनी होम ब्रांच या रिलेशनशिप मैनेजमेंट से केवाईसी स्टेटस की जांच करें। फोन, ईमेल पर प्राप्त अनोनिमस जो लिंक है उसको बिना सत्यापित किए क्लिक ना करें। अपनी किसी भी लिंक को सत्यापित करने के लिए मैंने जो एक टूल बताया आपको, उसका नाम है मोबी आर्मर, उसको इंस्टॉल करें और आप उस लिंक को उसमें डाल के ये पता कर सकते हैं कहीं वो लिंक फ्रॉड तो नहीं। या आपको एक वेबसाइट बताई गई virustotal.com, उसमें भी आप लिंक को डालकर ये पता कर सकते हैं कि कहीं उसके साथ मालवेयर अटैच तो नहीं। इसके अलावा आप किसी यूआरएल को एक्सपेंड करके ये पता कर सकते हैं कि कहीं उस यूआरएल के साथ कहीं रिडायरेक्शन लिंक तो नहीं लगा जिससे आपका कोई डेटा ब्रीच हो जाए या आपका फ्रॉडस्टर आपकी डिटेल्स एक्सेस करके आपके साथ फ्रॉड कर ले। इसमें आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हुई है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पहले अधिकांश बैंक की वेबसाइट्स के यूआरएल जैसे .com, .in और .co.in आदि पर होते थे। उदाहरण के लिए www.bankname.com या bankname.in। अब रिजर्व बैंक जो आरबीआई ने निर्देश जारी किया है कि बैंक अपनी वेबसाइट को एक विशेष डोमेन जैसे www.dcb.bank.in यह उसी बैंक के साथ होगा जो आरबीआई से एफिलिएटेड बैंक होगी। इसके अंतर्गत उदाहरण के लिए एसबीआई का भी नया डोमेन sbi.bank.in है, एचडीएफसी का hdfc.bank.in है। इसका आप विशेषकर ध्यान रखें ताकि आपको यह पता रहे कि हमें किस तरह से इसको यूज करना है। कोई फर्जी वेबसाइट या कोई फर्जी बैंक की वेबसाइट तो नहीं जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं ताकि जो फ्रॉडस्टर है वो आपका डेटा ले जाएगा। तो सबसे पहले जब भी किसी बैंक की वेबसाइट पे जाएं तो आप ये चेक करें कि वो बैंक की वेबसाइट .bank.in डोमेन के साथ है ना। चलिए इससे आगे हम देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट आज के टाइम का मोस्ट इंपोर्टेंट जो एक फ्रॉड चल रहा है उसको किस तरह से यूज करते हैं उसकी जानकारी हम एक बार लेते हैं। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए।
अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कह देखा आपने, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो रहा है तो घबराए नहीं, शांत रहें। अगर कोई कॉल करने वाला आपको डराए या घबराने पर मजबूर करे तो शांत रहें, बिल्कुल डरे नहीं। जैसे ही आपको ऐसा कुछ लगे तो तुरंत कॉल काट दें और अपने परिवार और अपने दोस्तों से बात करें। इसके बजाय तुरंत अपने परिवार और दोस्तों को कॉल पर बताएं, इस कॉल के बारे में बताएं कि ये कॉल किस लिए आया और कैसे आया। रिपोर्ट करें। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो गया तो तुरंत 1930 पर कॉल करें, जिससे आपको तुरंत सहायता मिल सके। इसके अलावा आप cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करवाकर आपके जो साथ हुआ है उसकी डिटेल वहां डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है, यह पूरी तरह फ्रॉड है। किसी की धमकी या फाइन के नाम पे कोई भी पैसा ट्रांसफर ना करें, चाहे वो लिंक से हो या किसी क्यूआर कोड से हो। कॉल करने वाले को कहने पर किसी दूसरे कमरे में या अकेले न जाएं। अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी या बैंक डिटेल किसी के साथ साझा न करें। मैं आपको एक टूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम मैं लास्ट वीडियो से अब तक कम से कम 5 या 7 बार ले चुका हूं, जिसका नाम है साइबर क्राइम पोर्टल, cybercrime.gov.in। इस पर आप किसी भी नंबर, किसी भी यूपीआई आईडी, किसी भी बैंक डिटेल या किसी भी जीमेल आईडी का ये पता कर सकते हैं कि कहीं वो सस्पेक्ट रिपोर्ट में तो नहीं। सबसे पहले आप cybercrime.gov.in पर जाएंगे तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। उसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, रिपोर्ट्स एंड चेक सस्पेक्ट। उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है। उसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, सस्पेक्ट रिपोजिटरी, रिपोर्ट सस्पेक्ट, फाइल एंड अपील विद जीएसी। आपको सबसे पहले ऑप्शन सस्पेक्ट रिपोजिटरी पर क्लिक करना है। उसके आगे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, चेक सस्पेक्ट और चेक सस्पेक्ट विद वेबसाइट और ऐप। आप सबसे पहले चेक सस्पेक्ट मोबाइल, ईमेल और एक्सेट्रा पर क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी इस तरह की, जिसमें मोबाइल, ईमेल, बैंक अकाउंट नंबर, सोशल मीडिया और यूपीआई आईडी जैसे ऑप्शंस दिखाई देंगे। जिस भी चीज की आपको जानकारी या जो सस्पेक्ट जो लिस्ट है वो चेक करनी है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो नीचे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। आप उस नंबर को डालकर कैप्चा फिल करके सर्च करेंगे तो वो अगर सस्पेक्ट लिस्ट में है तो वो आपको दिखाई देगा। इसी तरह आप कोई ईमेल आपके पास आया है तो उस ईमेल को यहाँ डालकर वो अगर सस्पेक्ट लिस्ट में है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कोई बैंक अकाउंट डिटेल पर ट्रांसफर करने को कहे तो वो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डालकर ये चेक कर सकते हैं कहीं वो सस्पेक्ट लिस्ट में तो नहीं। सोशल मीडिया के साथ भी सेम केस है। अगर किसी सोशल मीडिया से आपके पास वर्क फ्रॉम होम का मैसेज आ रहा है या कोई और रिपोर्ट करने का मैसेज आ रहा है तो आप उस सोशल मीडिया आईडी को यहाँ डालकर ये चेक कर सकते हैं कहीं वो सस्पेक्ट लिस्ट में तो नहीं। तीसरा ऑप्शन है यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी को भी आप यहाँ डालकर ये चेक कर सकते हैं कहीं वो सस्पेक्ट लिस्ट में तो नहीं है। अगर वो सस्पेक्ट लिस्ट में है तो आप उसको पेमेंट किसी भी कीमत पर नहीं करें, क्योंकि अगर आप उस पे पेमेंट करेंगे तो आप अपना पैसा गवा देंगे। हमें डिजिटल जो दुनिया है हमारे आसपास उसमें सतर्क रहना है। हमें यह समझना है कि ये डिजिटल दुनिया हमें लूटने के लिए तत्पर है। हम जो शिक्षक हैं आज के इस दौर में हमें यह समझना चाहिए कि किस तरह से हमें इस रिपोर्ट को समझना चाहिए। धन्यवाद। साइबर सुरक्षा के इस जो प्रशिक्षण में आप मेरे से जुड़े, आपने इतना कुछ सीखा। मैंने इस जो ट्रेनिंग के माध्यम से आपको कुछ टूल्स बताए जिसका आप यूज करेंगे। धन्यवाद। साइबर सुरक्षा जानकारी से बने रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू।